मेरा नाम किशोर तिवारी और मैं एक सेवादार हूं और रोटी बैंक संस्था एक चलाता हूं। ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट एक हमारी संस्था है जो भारत के 6 राज्यों में काम करती है। इसकी जर्नी की शुरुआत में बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये विचार आखिर मन में आया कहाँ से और फिर आप रहने वाले कहाँ से हो और बनारस आपका जन्म स्थल है या बनारस से कहीं और के हो रहने वाले हो। तो मैं बताना चाहूँगा बेसिकली बिहार सासाराम से हूँ और एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले हैदराबाद में जॉब करता था और मैं वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर में वर्क करता था, लेकिन मैं फिर मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो फिर मैं अपने गांव वापस चला आया। तो और क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम लग रही थी तो फिर मैंने जब यहाँ बनारस में आया और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम है। तो ट्यूमर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए ही बनारस आया। अपने गाँव से अप डाउन करता था। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप यहीं पर ही स्टे करो, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो फिर मैं यहाँ पर बनारस ही आ गया रहने के लिए। तो एक कमरा लिया और यहाँ पर रहने लगा। तब कोई काम तो था नहीं लाइफ में कि क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो क्यों ना मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो एक मेरा फ्रेंड रहता था यहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाता था, तो वो कहीं जा रहा था, वो बाहर जा रहा था। उसने बोला किशोर यार मेरा एक ट्यूशन है, तू पढ़ा देगा क्या? तो मैंने बोला यार बिल्कुल पढ़ा दूंगा, और मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ कि मुझे कहीं कोचिंग मिल जाए। तो एक बच्चे को मैंने ट्यूशन पढ़ाना, वहाँ से मुझे ट्यूशन मिला, मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया। तो धीरे धीरे ट्यूशन्स की संख्याएँ जो है बढ़ने लगी और बेनिफिट्स भी होने लगे। तो फिर मैंने सेल्फ ही अपने पास के ही पैसों से एक छोटा सा कमरा लेकर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने ये चीज़ सोचा कि यार मैं जब 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो उसमें सारी तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने अपने बोर्ड पे लिखाया कि पैसे की हम करें न बात, शिक्षा का हम करें प्रसार। तो और जो भी रिक्शा और ठेले पे जब बच्चों को देखा करता था कि अपने पिताजी के साथ सब्जियां बेचवाने में हेल्प कर रहे हैं या अपनी माँ के साथ घरों में बर्तन झाड़ू पोछा कराने में हेल्प कर रही हैं, तो उनको जाकर मैंने मोटिवेट किया कि देखिए मैं आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक आपके बच्चे का एडमिशन होगा स्कूलों में कराने के लिए तो मैं भी वो करा दूँगा, और जो भी फीस होगा मैं भरने के लिए तैयार। तो लोग मोटिवेट हुए। धीरे धीरे हमारे यहाँ आपको 150 बच्चे हो गए, जिसमें से 80 बच्चे मैं निःशुल्क पढ़ाता था, 80 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। और मेरा भी खर्च चल रहा था, जो 70-80 बच्चे और थे उनसे मेरा आराम से पैसा मिल जाता था, और 80-90 बच्चे जो है आसानी से फ्री में पढ़ लिया करते थे। तो धीरे धीरे अपना दिनचर्या चलने लगा। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। फिर यहाँ के दवा से कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। फिर मैं यहाँ से बेंगलोर गया इलाज कराने के लिए आपको। तो मेरे भाई साहब वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपको है वेल्लोर में है। तो वहाँ पर मैंने ऑपरेशन कराया, फिर वहाँ से ठीक ठाक होकर आया है वाराणसी में। तो वाराणसी में मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड तो थे नहीं, ना मुझे कोई जानने वाला था। तो मैं घाट पे जाता था तो देखा कि एक आदमी कचड़े के ढेर में से खाते, अभी भी वो व्यक्ति आपको मिलेंगे 80 घाट पे आप जाएंगे तो। मेंटली डिस्टर्ब, अच्छे घर से हैं लेकिन मेंटली डिसऑर्डर हो चुके हैं वो। तो वो कचड़े के ढेर से खा रहे थे। तो वहीं से मेरे को दिमाग में आया कि यार ऐसे लोग कचड़े के ढेर से खाते हैं, बड़ा बुरा लगा। और मैंने शादी पार्टियों में देखा कि लोग खाना बचता है तो सड़कों पर फेंक देते हैं। तो मैं अपने घर अपनी माँ से पहले कहा कि माँ एक काम करो, मुझे कुछ लोग के लिए खाना चाहिए। तो माँ ने बोला कि देखो रोटी वोटी तो बना नहीं सकती, चावल सब्जी दाल बोलोगे बनाकर मैं दे दिया करूँगी। तो मम्मी ने मुझे चावल और सब्जी बनाकर देना शुरू किया। तो पहले मैं 10 लोग को खिलाना शुरू किया। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार कब तक मैं ऐसे खिलाता रहूँगा। 10 लोग को लेकर जाता था तो 20 लोग मिल जाते थे, 20 लोग को लेकर जाओ तो 25 लोग मिल जाते थे। तो फिर मैंने अपने फेसबुक आईडी को किशोर कांत तिवारी नाम से जो मेरा फेसबुक आईडी था, तो उसको मैंने अचानक से रोटी बैंक वाराणसी नाम कर दिया, चेंज कर दिया, उसका नाम ही चेंज कर दिया। और मैंने अपील किया, ये नाम रोटी बैंक कैसे आया? क्योंकि जब मैंने सोचा कि खाना इकट्ठा करना है तो इसको रोटी से ही ताल्लुकात है। और मैंने पहली बार माँ से रोटी ही बनाने के लिए कहा था कि माँ मुझे रोटी बना कर दे देना। और जब मैंने सोचा कि जिस बैंक में पैसा जमा होता है उसे मनी बैंक कहा जाता है, जैसे बहुत सारे बैंक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रोटी बैंक नाम। काफ़ी लोग, जब मैंने नाम यह लिखा तो काफ़ी लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ये रोटी बैंक क्या है। आपको बिलीव नहीं होगा कि कुछ लोगों ने मुझे कुछ दिनों के बाद फ़ोन करना शुरू कर दिया कि भैया रोटी बैंक में लोन मिल जाएगा क्या हमें, और रोटी बैंक में अकाउंट खुल जाएगा क्या हमारा। तो हमने उनको समझाना पड़ा मुझे बार बार कि भैया ये खाना जमा करने का बैंक है, इसलिए इसका नाम रोटी बैंक है। तो बोले अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि नया कोई बैंक आया होगा कि इसे देखिए नहीं, आजकल बंधन बैंक, अलग अलग टाइप के नाम के बैंक जो खुल रहे हैं। तो लोगों ने काफ़ी मुझे समझाना पड़ा लोगों को। तो रोटी बैंक जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद लोगों ने मुझे संपर्क करना शुरू किया। लोगों ने मेरा वीडियो शेयर करना शुरू किया कि एक बंदा है खाना कलेक्शन करता है और बांटता है। तो फिर 2017 में इसकी शुरुआत मैंने किया। तो काफ़ी पैमाने पर मुझे खाना मिलता था। रात को 2-2 बजे तक मैं खाना उठाने जाता था, स्कूटी से ही जाता था, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी। तो कम से कम 1.5 साल काम करने के बाद एक व्यक्ति जो हैं यहीं के करौंधी के हैं, और उन्होंने मुझे
बताया कि मेरे पास एक नार गाड़ी है, जिस गाड़ी से भी आपने देखा था कि मैं जी। आया था। तो उनके पास गाड़ी, उन्होंने अपनी मिसेज़ को सीखने के लिए गाड़ी लिया था, तो सेकंड हैंड लिया था। उन्होंने बोला किशोर तिवारी जी गाड़ी उठाकर आप ले जाइए और इसी से खाना आप लोग बाँटा करिए। तो फिर वहाँ से मुझे गाड़ी भी मिली। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से यह रोटी बैंक चलने लगा। 2018, 2019, 2020 आया, तब तक कोविड-19 का देख ही रहे हैं कि पूरा देश इससे प्रभावित है, पूरा विश्व में लोग इससे प्रभावित है। उसके बाद हम लोगों ने अब बड़ा दिक्कतों का सामना करना शुरू हो गया। भाई खाना मिलेगा, शादी पार्टी होगी नहीं, लोग भूखे रहेंगे। तो फिर 24 मार्च से हम लोगों ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की और अभी तक लगातार चल रहा है। इसमें बनारस के काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं, देश विदेशों से लोग, हम लोग के जो यहाँ के भारतीय प्रांत के जो लोग बाहरों में रहते हैं, वो लोग भी बड़ा सपोर्टिव नेचर के हैं, खूब सपोर्ट करते हैं। और अपना बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम में, पुण्यतिथि हो, लोग हमें एक रेट हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। जैसे किसी को पूड़ी, हलवा और पनीर की सब्ज़ी खिलाना हो तो 30 रुपये में हम लोग एक व्यक्ति को खाना खिलाते हैं। छोला चावल खिलाना हो तो 20 रुपये, रोटी छोला खिलाना तो 20 रुपये। तो लोग काफ़ी प्रभावित हुए कि अरे भाई इतने कम पैसे में आजकल कहाँ खाना किसी को मिलेगा। तो लोगों को ये भी मन में आया कि यार हम लोग अपने बर्थडे में वैसे लोगों को खिलाते हैं जिनका पेट भरा हुआ है। अपने घर में कोई तेरहवीं हो या कोई एक्सपायर कर जाता है, उसमें भी एक ब्रह्म भोज होता है, तो उसमें भी लोग उन्हीं को खिलाते हैं जिनका पेट भरा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ये भी सोच परिवर्तन होना शुरू हुआ कि यार किशोर तिवारी जो काम कर रहा है उससे ज़रूरतमंद लोगों को खाना मिल रहा है। और ज़रूरतमंद जैसे अस्पताल में कोई आ रहा है, आपको बता दूं, अस्पताल में काफ़ी लोग आते हैं और अस्पताल में आपको पता है कि जब एक व्यक्ति अगर घर का बीमार हो जाता है तो पूरा घर जो है ना तहस नहस हो जाता है, क्योंकि उसकी बीमारी के पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा, जिसका अंदाज़ा भी लोगों को नहीं होता कितना पैसा खर्च होता है। किसी की खेत गिरवी हो जाते हैं। तो अस्पतालों में भी लोगों को राहत मिलने लगी। अब बताइए, जो आदमी 10 दिन से 15 दिन से यहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ है, एक टाइम का एक आदमी का 80 रुपया 60 रुपये खाने का लगता है, तो रोटी बैंक के जाने से उनका पैसा भी बचत होने लगा, जिससे उनकी दवाई या जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं उसमें भी उनकी बचत होने लगी कि थोड़ा सा उनको राहत मिला। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं समाज में कि लोगों को हम लोग के माध्यम से, या हम तो सेवादार कहते हैं क्योंकि हम तो खिलाते नहीं हैं, जो भी फंडिंग है जनता के सहयोग से ही चल रहा है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, हम सेवादार हैं, बस सेवाएं चल रही हैं। थोड़ा अपने पढ़ाई के बारे में बताएं। पढ़ाई में बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैं इंग्लिश से मैंने ग्रेजुएट किया था और अपने बिहार से ही पढ़ाई किया था। उसके बाद मैंने सेफ्टी में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, हैदराबाद में जॉब कर रहा था। और उसके बाद जॉब में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं बचपन से ही एक सोशल व्यक्ति था और समाज सेवा करने का ही मेरे अंदर एक जुनून था कि कोई भी मुझे पूछता था भाई करना क्या है तुझे, मैं यही बोलता था कि मुझे देखो भाई समाज सेवक बनना है और समाज की सेवा करना है। सब लोग पैसा कमाते सिर्फ अपने लिए, लेकिन हमें एक समाज में एक बदलाव लाना है। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग समाज में देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि सिर्फ एक पैसा कमाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आज हमारे देश में बलात्कार, बेरोज़गारी, तमाम तरह की ऐसी जो चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी सोच को और अपने ख्यालात से अपने देश को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम एक कठपुतली बन के रह जाएंगे और शायद एक जिंदा इंसान ना होकर एक मुर्दा इंसान कहलाने लगेंगे। कि हम जिंदा होते हुए भी किसी चीज़ों को हम ये नहीं नकार सकते कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो सिर्फ कठपुतली बनकर रहना ज़िंदगी नहीं है। उसके लिए हमें एक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना चाहिए देश के लिए। आज की डेट पे रोटी बैंक कितने लोगों का पेट भर रहा है? आज के डेट में रोटी बैंक देखिए, डेली एवरेज माना जाए तो 650-700 लोगों का डेली खाना बनता है। 650-700 लोग कहाँ, बनारस में कहाँ? और खाना यहाँ आपको ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल हो गया, लंका हो गया, बीएचयू के जो लोग हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में आप फ्री में देते हैं? हाँ, सबको फ्री में, सभी को फ्री में। कोई झुग्गी बस्ती आप कहीं कवर करते हैं? झुग्गी बस्ती में देखिए क्या, झुग्गी बस्ती में जहाँ तक दिक्कत आता है, हम लोग जहाँ जो लॉन्ग टर्म जिनके पास बनाने की सुविधा होती है, हम लोग राशन भी मुहैया कराते हैं। हाँ, राशन मुहैया करा देते हैं, ताकि अब किसी घर में 10 लोग हैं और उनके पास बनाने का सुविधा है, राशन नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि 2 वक्त अपना खाना बनाकर खा सके। तो उनके लिए राशन मुहैया कराया जाता है। और उसके बाद आपको गुरुधाम चौराहा हो गया, सिगरा हो गया, 80 घाट हो गया, और मैदागिन चौराहा हो गया, मड़ुआडी बनारस स्टेशन हो गया, उसका कैंट रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ तक हम लोग रिक्शा जो चलाते हैं उनके लिए सभी को रिक्शा चालकों को, जो उसमें बुजुर्ग हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनकी उम्र 60-70 साल हो गई है, उनको खासकर हम लोग खाना दे देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग माने कि बुजुर्ग लोग जो मेहनत करें, क्योंकि देखिए हमारे देश में कहा गया है कि आदमी कहता है कि मेहनत कर कर खाओ, लेकिन मैंने एक समाज में एक चीज़ सीखा है और मैंने देखा है, तो आप देखते होंगे भिक्षावृत्ति हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि सबसे आसान काम है भिक्षावृत्ति। लेकिन यहाँ पे लोग किसी को भी सजेशन दे देता है कि मेहनत करके खाओ, लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया और देखा है कि जो मेहनत करने वाले हैं उनसे कोई सामान परचेज नहीं करता है।
और जो मेहनत नहीं करने वाले, भिक्षा मांगने वाले हैं, वो 5 मिनट ही माँ दादी कहता है उसे लोग 5 रुपया 10 रुपया फ्री में दे देते हैं। तो इस चीज़ को भी बदलने की ज़रूरत है कि जो आप कहते हो कि मेहनत करके खाओ। एक मूंगफली बेचने वाला आपके पास आएगा, भैया मूंगफली ले लो। एक छोटा बच्चा पेन बेच रहा है, आपको कहे भैया पेन ले लो, तो आप उसे नहीं डांट कर भगा देते हो। सब्जी बेचने वाला आता है तो कहते हो 40 रुपये सब्जी बहुत महंगा दे रहे हो, लूट रहे हो। और वही आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो और बड़े बड़े अडानी और बिरला ग्रुप को पैसे देकर और बड़े बड़े मॉल की पैकेजिंग के पैसे देकर आप आ जाते हो, और उसमें आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। 10 रुपये का पॉपकॉर्न आप एक बच्चा बेचता नहीं खरीदते हो, लेकिन सिनेमा देखने जाते हो तो 80 रुपये का 150 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद लेते हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर इस सोच को अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। बनारस में आपके टीम मेंबर्स कितने हैं? बनारस में हमारे साथ हमारे टीम मेंबर में अभी 10 से 15 लोग, हमारे 15 लोग ऑलमोस्ट हमारे साथ अभी हैं। बाकी राज्यों में रोटी बैंक क्या उतना ही प्रभावी तरीके से चलता है जितना आप बनारस में चला पाते हैं? देखिए, प्रभावित तरीका क्या है कि अलग राज्यों में हर आदमी का अपना अपना, जैसे बनारस में मुझे मेरे चेहरे से लोग जानते हैं, तो हर प्रदेश में लोग वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिनको मैंने अध्यक्ष या वहाँ का टीम लीडर नियुक्त किया। ये कैसे नियुक्त किया, थोड़ा इस प्रक्रिया के बारे में बताएं। देखिए, हमारा प्रक्रिया हमसे जुड़ने का ये, क्योंकि हमारी संस्था कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये समाज के फंडिंग से, समाज के राशन और चीज़ों से ही चलने वाली संस्था है। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले मैंने जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाया वहाँ से, राज्य से, कि भाई मैं इस शहर से बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो उनको 3 महीने का हम लोग ड्यूरेशन देते हैं कि आप 3 महीना कंटिन्यू काम करिए। हमारी संस्था ये नहीं कहती कि आप 500 लोग को खिलाइए, 1 लाख लोग को खिलाइए, 10,000 लोग को खिलाइए। हमारी संस्था कभी ये नहीं कहती। अगर आप 1 लोग को खिला सकते हैं फिर भी आप इस संस्था को रन करा सकते हैं। तो जितना आपको लोग सपोर्ट करें उतना ही आपको खिलाना है। और 3 महीना जो व्यक्ति लगातार काम कर सकता है, तो आई थिंक सो कि मुझे विश्वास है कि वो वहाँ लोगों के लिए काम कर सकता है। उसके मन में कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो इस तरह से हमने हर जगह पे हर स्टेट का मैंने स्टेट लेवल पे मैंने अध्यक्ष को नियुक्त किया। उसके बाद उस अध्यक्ष को मैंने छोड़ दिया कि तुम अपने स्टेट में जिसको आप नियुक्ति करोगी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा। तो जहाँ जहाँ रोटी बैंक नहीं है वहाँ क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने कि जो आपको सहयोग करना चाहता है वो 3 महीने तक आपसे कांटेक्ट करके 3 महीने तक खिलाए और फिर आप जो है? हाँ, कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे, उनको एक अपने टीम, देखिए क्या होता है, कोई भी एक फैमिली मेंबर होता है जी। और ये रोटी बैंक परिवार एक फैमिली की तरह है। और हमारे यहाँ जुड़ने का बहुत आसान तरीका वही 3 महीने का आप काम करिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं कि आवेश में कि नहीं मुझे करना है। बहुत सारे लोग को लगता है कि बहुत सारा फंडिंग होगा, मैं राजा हो जाऊँगा, एक रुतबा। बहुत आदमी नाम फेम के लिए भी काम करता है। तो सिर्फ नाम फेम ही बड़ी चीज़ नहीं होती है। पहली चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को दिल से करो। तो 3 महीना मुझे लगता है कि 3 महीना एक इंसान के लिए जज करने के लिए काफ़ी होता है कि उसके हाव भाव, उसके बैकग्राउंड या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। 3 महीने में आदमी एक इंसान को आसानी से समझ सकता है। तो उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल इंडिया रोटी बैंक आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं आप? हम तो ऑल इंडिया रोटी बैंक चाहते हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा 10 साल के बाद देश में भूखमरी का कोई ऐसा न रहे कि हमारे देश में कोई इंसान भूखा हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रोटी बैंक ना रहे। ये शिक्षा पे काम करे, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भूखमरी पे काम करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद देश में भूखमरी जो है, एक शब्द जो है, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारा हर दिन यही प्रयास रहता है कि मुझे भूखमरी पर जीत दर्ज करनी है और भूखमरी को देश से खात्मा करना है। ये जो गमछा आपने पहना है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये गमछा देखिए क्या है ना कि गमछा है। इस पे आप देखे होंगे बीजेपी लिखा हुआ। इस पे अगर कांग्रेस भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता। अभी चुनाव का दौर चल रहा था तो मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहे हैं, तो उन्हीं को मिला था, तो घर में पड़ा था, तो मैंने इसे उठा लिया। और मैं किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस देश में उसी को नेता अपना समझता हूँ जो देश में गरीबी और जो देश में विकास की बात करता हो, और बात ही ना करता हो, उस पर काम करता हो, वही मेरे लिए नेता है। क्योंकि मैं किसी पार्टी का भक्त या अंधभक्त या चमचा, आज के 3 शब्द ये चल रहे हैं, आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं हूँ। क्योंकि मुझे कोई कह दे कि वो मोदी जी या राहुल गांधी जी या किसी के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की हमें हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए जो उस कुर्सी पे है। क्योंकि उस कुर्सी पर उस देश का प्रधान सेवक कहा जाता है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ हमारा देश का प्रधान सेवक है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और वो कार्य करे तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर जनता को क्या कहना चाहिए, किसी का भक्त। और अगर आपको बनारस के जिला अधिकारी को कोई 5 सुझाव देने हो बनारस के विकास के लिए, तो वो क्या होंगे? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, तो इसलिए जिला अधिकारी जी को तो पहले यही कहना चाहूँगा कि
जो बनारस में जो गंगा जी को लेकर आप देखते हैं कि गंगा जी में इतने ड्रेनेज के पानी हैं जो बह रहा है, गंगा जी दूषित हो रही है, गंगा जी पे काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं उनको शुद्ध करने के लिए और उनको, लेकिन अभी भी यह चीज़ें बंद नहीं हैं, तो उन चीज़ों को पहले बंद हो। दूसरी चीज़ें है कि यहाँ पे जो सीवर की प्रॉब्लम है बनारस में, सबसे ज़्यादा सीवर की प्रॉब्लम है। आप देखेंगे मोहल्ले में गलियों में पानी लग जाते हैं, तो इसके लिए भी हो कि उसके लिए जैसे आप जाएंगे उधर भगवानपुर साइड में तो गंगा प्रदूषण केंद्र बनाया गया है। गंगा प्रदूषण केंद्र में मोस्टली क्या होता है कि जो भी सीवेज की पानी होती है, नाला के पानी होती है, वहाँ पर उसका वहाँ प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसको फिर उस पानी को फिल्टर करके हमें लगता है कि वहाँ जो अगल बगल जो किसान खेती करते हैं उसको खेतों में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के बनारस में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ज़्यादा पैमाने पर बने तो भी ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरी चीज़ है पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है हमारे बनारस में, कि अगर आप रोड पे जाओगे तो पार्किंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो पार्किंग के लिए जो एरिया है उसे जैसे कभी पहले तो लंका रोड साइड जो आप जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा वो संकीर्ण था, लेकिन अभी तो थोड़ी चौड़ीकरण हो गई है। तो पार्किंग का एरिया कहीं अलॉट कराए, क्योंकि नगर निगम की काफ़ी ज़मीनें यहाँ पे बंजर पड़ी हुई हैं, और सिटी से थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कब लंका है, लंका के अगर आप नाले रविंद्रपुरी साइड में जाएंगे तो उधर काफ़ी एरिया है। तो उस साइड में अगर ऐसा एरिया अलॉट कराए कि जहाँ पे लोग आसानी से आवागमन जो है सुगम हो सके, क्योंकि अपना BHU जो रोड आप देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, ट्रामा सेंटर है, तो इधर अदर एम्बुलेंस आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भिक्षावृत्ति भी बनारस में जो है ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भिक्षावृत्ति को लेकर जो चाइल्ड लाइन बनाए गए हैं, कि जो एक चाइल्ड लाइन बनाए गए हैं कि जो जो भिक्षुक हैं उनको कंट्रोल किया जाए या उनसे जो भिक्षावृत्ति करा रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन वो भी सुस्त पड़ा हुआ है। उसको भी लेकर अभी आप रात में निकलेंगे तो देखेंगे बच्चे बैलून की आड़ में उनके फैमिली वाले बैलून बिचवा रहे हैं, लेकिन वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, बैलून उनसे कोई खरीद नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती जाके उनसे। तो प्रशासन को गाइडलाइंस देना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसे बच्चे हैं तो बच्चे पे कार्रवाई ना करके उनके पेरेंट्स पे कार्रवाई करना चाहिए, कि ताकि ऐसे बच्चे जो हैं भिक्षावृत्ति के शिकार ना हो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि आप देखें कि उसको मैं क्या उसको बोल कर सकता, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे बनारस में आप देखेंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, कि इस पर को भी लेकर भी जिला प्रशासन को या हमारे DM साहब को सारे थानों में और सारे निजी जो चौकियों में अपने निर्देश देना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे अंकुश लगाया जाए। और पांचवा यही कहूँगा कि जिला एक रोटी बैंक संस्था चलाता हूँ, तो और ख़ासकर हम लोग को चाहिए कि अगर वो हमें अगर मौका दे तो हम बनारस के तमाम जगहों पे एक सेंटर या काउंटर बनाना चाहें, जिसमें कम पैसों में जो ज़रूरतमंद रिक्शे वाले हैं उनको फूड अवेलेबल हम करा सकें। जैसे 5 रुपये या 10 रुपये में हम उन्हें खाना अवेलेबल करा सके, अगर उन्हें मौका, क्योंकि ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले हम लोग को नगर निगम से जगह अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन अभी वो मिला नहीं जगह, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। तो अगर जगह मिल जाए हर जगह, जो हमने उनको लोकेशन बताया था, तो एक भूखमरी जो मुक्त बनारस कहा जा सकता है उसको हम लोग करके दिखा पाने में सक्षम हो पाएंगे। देश के नागरिकों को कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? कोई एक सुझाव देश के नागरिकों को यही कहना चाहेंगे जितने भी जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, दिल में एक जज्बा है। देखिए, पहले जी कि बहुत सारे लोग देश के नागरिक, हर आदमी का मन में अच्छी भावना है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में ये भावना आती है कि मुझे अपने देश को क्षति पहुंचाना या नुकसान करना है। हर आदमी के अंदर ये भावना है कि मुझे अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करना है, लेकिन परिस्थितियां इंसान को ऐसा बना देती हैं कि कोई चोरी करता है, कोई किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, लेकिन ये गलत है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, इंसान को हारना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको, हर इंसान को ऐसा सक्षम बनाया है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है कि वो अगर अपने टैलेंट को, अपने गुण को पहचाने तो कुछ ना कुछ कर सकता है, अपने लाइफ में सक्सेस कर सकता है। और क्योंकि देश हम सबका है, अगर आप ऐसी कुछ गलत गतिविधियां करते हो तो इससे अगर एक लोग प्रभावित होते हैं तो और आपके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो हमें यही है कि जो भी लोग हैं, देखिए पहली चीज़ होती है कि जो आपको वर्क दिया गया है या जो आप काम कर रहे हैं, आप उसे अगर निष्ठा से करेंगे, जैसे आप एक किसान हैं या आपके पास छोटा ही खेत है, अगर उसमें निष्ठा से खेती करेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस कगार पे नहीं जाओगे कि आपको भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन इंसान कहा गया है कि आवश्यकताएं अनंत हैं, तो इंसान धीरे धीरे क्या होता है, लोभी हो जाता है। तो लोभ न करें, जीवन में कभी भी लोभ न करें, लालच न करें, बस पेशेंस रखें, धैर्य रखें। जो मैंने, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी अपने जीवन का, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें कहा कि अरे फलानवा का लड़का IAS का तैयारी कर रहा है, उनका लड़का ये कर रहा है, उनका लड़का वो कर रहा है। मैंने कहा कि यार मुझे ये चीज़ नहीं देखना है कि उनका लड़का IAS कर रहा है या PCS कर रहा है या क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ये देखना है। तो पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो तो क्रिकेट खेलो यार,
कौन मना किया? अगर आप एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हो, समाज सेवी बनो। कौन आदमी कहता है कि समाज सेवी बनना धिक्कार है, समाज सेवा करके आप कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज में बहुत सारा की चीज़ें की काम है जिसको हम परिवर्तन कर कर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम क्या चाहते थे अपने देश के लिए और कैसा देश बनाना चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे। सो ऑल इंडिया रोटी बैंक की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।